आपके हिसाब से एमएसपी को क्या लीगल करना एक जायज़ मांग है? आप विमेन एम्पावरमेंट और विमेन लेड डेवलपमेंट इन दोनों को कैसे समझते हैं? कौन कौन सी नेचुरल फार्मिंग टेक्निक्स होती हैं? सर प्लीज कम इन। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बैठिए। कुलश्रेष्ठ जी सर। आपका नाम कुलश्रेष्ठ ही? जी सर। अच्छा, कंफर्टेबल हैं? जी सर। अपना परिचय दीजिए बोर्ड को। सर मेरा नाम कुलश्रेष्ठ फ्लोरिया है। मैं जिला अल्मोड़ा का मूल निवासी हूँ। मेरी आरंभिक शिक्षा अपने क्षेत्रीय स्कूलों से पूरी हुई है। उसके पश्चात मैंने गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक किया है। उसी बीच मेरा रुझान संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तरफ बढ़ा और मैंने तैयारी आरंभ की और इसी बीच मेरा चयन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में हुआ था और इसी बीच में इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। अच्छा, चयन यानी कि आपका इंटरव्यू के लिए चयन हुआ है या फाइनल सिलेक्शन? इंटरव्यू के लिए चयन हुआ है। इंटरव्यू के लिए चयन हुआ, ओके। तो कुलश्रेष्ठ, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने स्नातक जो किया है वो कृषि में किया है, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि अभी सरकार, जो केंद्र सरकार है, कुछ कृषि कानून लेकर आई थी और उसका काफ़ी विरोध हुआ। जी जी जी। और इसके बाद सरकार ने इसको काफ़ी दिन तक तो विरोध चलता रहा, लेकिन फिर अचानक से वापस ले लिया कानून। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको कृषि के बारे में जानकारी भी है, आप उत्तराखंड से आते हैं, तो ये लाने का निर्णय सरकार का सही था या वापस लेने का निर्णय ज़्यादा सही था? जी सर, लाने का निर्णय से सही कहा जा सकता है क्योंकि काफ़ी समय से इस चीज़ की मांग भी थी, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं हमें देखने को मिलती थी। इस वजह से इसे मतलब सुधार के साथ भविष्य में लाने की और गुंजाइश है। अच्छा, जैसे कि 2-3 बिंदु अगर आप बताएं। जैसे सरकार इस चीज़ के लिए 3 कानून लेके आई थी। हाँ। इसमें एक कानून जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट को लेकर था, उसमें समस्या ये थी कि भविष्य में यह देखा जा सकता था कि महंगाई बढ़ सकती थी क्योंकि जो आवश्यक वस्तुएं थी उसकी कीमत मार्केट में महंगी मिल सकती थी। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग था उसमें किसानों को यह भय था, जो एक कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर था, कि कॉन्ट्रैक्ट करके डीलर कॉन्ट्रैक्ट से मुखर सकता था। इस वजह से भी फार्मर को काफ़ी इस चीज़ का मतलब भय था कि हमें नुकसान हो सकता था। और एक एमएसपी को लेकर था जिसमें सरकार लीगल नहीं करना चाहती थी और फार्मर की मांग थी कि इसे लीगल किया जाए। आपके हिसाब से एमएसपी को क्या लीगल करना एक जायज़ मांग है? सर जायज़ इसे नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें काफ़ी क्रॉप्स हैं। अगर सभी को लीगल कर दिया जाए तो ये इकोनॉमिक बर्डन सरकार के ऊपर हो सकता है। कितने क्रॉप्स पे एमएसपी है? अभी वर्तमान में 22 प्लस एक क्रॉप, एक में एफआरपी भी काम करता है। एफआरपी किस पे है? शुगर केन पे, गन्ने पे। और एफआरपी का फुल फॉर्म क्या है? फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी हॉबी कुकिंग भी है? जी। ठीक है। तो कुकिंग के हिसाब से आजकल बहुत ज़्यादा ऐसा आ रहा है कि जो हम प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, जी जी, उसमें कई सारी चीज़ों में जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनका ज़्यादा होता है। ये क्या होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स? सर इसकी वजह से, इसकी मुझे एग्जैक्ट कोई जानकारी नहीं, साइंटिफिक कारण नहीं पता। ठीक है। मुझे ये भी बताइए कि एक केस अभी चल रहा है पतंजलि को लेकर सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या मामला है ये? सर वो भ्रामक विज्ञापन को लेकर था। जो उन्होंने वादे किए हुए थे उससे काफ़ी हटके मतलब उनके प्रोडक्ट में देखा गया है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में उन्हें फटकार। तो आपको नहीं लगता कि एडवर्टीजमेंट में तो हमेशा ऐसा ही होता है कि जैसे आप कोई भी इश्तेहार देखेंगे, जैसे कि शायद किसी भी तरीके का इश्तेहार हो, उसमें थोड़ा बड़ा चढ़ा के तो बात की जाती है? थोड़ा बहुत बड़ा चलाकर हो सकता है, लेकिन अपने प्रोडक्ट को गलत तरीके से मिसयूज करना वो और जनता के साथ खिलवाड़ करना वो काफ़ी हद तक गलत है। क्या इसमें वो हेल्थ से रिलेटेड है इसलिए भी ज़्यादा ये संवेदनशील हो जाता है? जी सर, हेल्थ को लेकर भी उसमें काफ़ी मतलब कोविड के टाइम पे भी उन्होंने अपनी वैक्सीन को ये बताया था कि हमारी वैक्सीन काफ़ी हद तक सही है, मतलब दवा जो उन्होंने बताई थी, तो इस वजह से भी। और अन्य जो कंपनियां थी उन्होंने केस किया हुआ था। अच्छा, उत्तराखंड का इस मामले से क्या लेना देना है, पतंजलि वाले मामले से? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार उत्तराखंड सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। जी, उत्तराखंड सरकार ने पहले इस पे एक्शन नहीं लिया, शायद इस वजह से कहा हो सकता है कि सरकार की भी गलती है। बाकी एग्जैक्ट। अच्छा, पतंजलि के वैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह कहाँ हैं? हरिद्वार में। ठीक है। कुलश्रेष्ठ जी मैम, ये बताइए कि आप विमेन एम्पावरमेंट जी और विमेन लेड डेवलपमेंट जी, इन दोनों को कैसे समझते हैं? वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन लैंड डेवलपमेंट में मैम ये दोनों एक दूसरे के साइमल्टेनियसली है। अगर वुमेन्स का डेवलपमेंट होगा या एम्पावरमेंट होगी तो वुमेन्स का समाज में
कहीं ना कहीं नाम मतलब अपना एक स्वयं की पहचान स्थापित होगी, इस वजह से उनका डेवलपमेंट भी हो सकता है अगर वुमेन का एम्पावरमेंट होगा तो। विमेन डेवलपमेंट और विमेन लेड डेवलपमेंट, इन दोनों को कैसे आप समझते हैं? सॉरी मैम, मुझे टर्म एकदम से क्लियर नहीं है, वुमेन लेड डेवलपमेंट है क्या करके। लेड डेवलपमेंट का मतलब हुआ डेवलपमेंट जो प्रोसेसेस हैं वो विमेन के द्वारा, अच्छा, वुमेन्स के द्वारा, है ना? सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो करती हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी हो गया, या फिर कोई ऐसा मेजर दायित्व जो महिलाओं को दिया जाए और जैसे वो पंचायती उसमें, राज में उन्हें जो दिया गया है। हाँ, उसमें वो अग्रसर हो सके, जी है ना, एक रोल मॉडल के रूप में आगे आए। जी जी उत्तराखंड में भी बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जी जी जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये विमेन लेड डेवलपमेंट जी, है ना, या जेंडर इक्वालिटी की तरफ उत्तराखंड बढ़ रहा है। बताइए मुझे कोई 2-3 एग्जाम्पल। मैं मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है उन महिलाओं के, लेकिन जैसे एक रामनगर की हैं जो एपण कला में अपना उनकी पहचान स्थापित है, एक देहरादून की हैं जो मशरूम लेडी के नाम से फेमस है, उनके द्वारा भी अपनी एक स्वयं की एक पहचान बनाई गई है और अन्य महिलाओं को भी एम्पावरमेंट करने का काम कर रही हैं। तो मैम ये है, एग्जैक्ट नाम मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा उनका। और जब महिलाएं जो हैं किसी भी संस्थागत या इवन ब्यूरोक्रेसी में जब हम देखते हैं टॉप मोस्ट पोजिशंस है ना, एक महिला होल्ड करती हैं, जी तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? किस, ये वुमेन एम्पावरमेंट का पार्ट नहीं होता है? जी होता है मैम, वो अन्य समाज की अन्य महिलाओं को भी इस चीज़ के लिए फोकस करती हैं कि वो भी बढ़ के आगे आ सकती हैं और मतलब अन्य महिलाओं को भी वो कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत का कार्य बनती तो अभी हैं। उत्तराखंड में तो पहली महिला चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट हुआ जी। है। कौन है वो, क्या नाम है उनका? मैम रितु बहारी जी, ठीक है, नहीं रितु खंडूरी जी, सॉरी, रितु बहारी हाई कोर्ट में अभी वो हैं। या राधा नहीं, राधा रतुड़ी, सॉरी, रितु वो तो हाँ राधा रतुड़ी। तो फिर इतना कंफ्यूजन, मतलब आप कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रोग्रेस, उनके डेवलपमेंट पे आप ध्यान नहीं देते? नहीं मैम, एग्जैक्ट में रिकॉल मतलब डाटा मुझे एकदम से याद नहीं आ पा रहा था। एक और बहुत मेजर डेवलपमेंट उत्तराखंड में हुआ है जेंडर इक्वालिटी को लेकर, आप उसको गेस कर पा रहे हैं? सॉरी मैम सर, और ये उत्तराखंड हाई कोर्ट का एक मेजर वर्डिक्ट है। सॉरी मैम। चलिए आप देखिएगा, ये महिलाओं के कार्य क्षेत्र से रिलेटेड है कि आप उनकी प्रेगनेंसी के चलते आप उन्हें उनके कार्य क्षेत्र से निकाल नहीं सकते हैं या उनको काम करने से नहीं रोका जा सकता है, जी मैम। है ना? तो किसी भी विमेन डेवलपमेंट के लिए पहले हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, ये जानना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स जानना पड़ेंगे कि महिलाएं क्या क्या एग्जाम्पल सेट कर रही हैं, जी। है ना? ठीक है, ये बताइए कि ये विकसित भारत संकल्प योजना क्या है? क्योंकि अभी एक विकसित भारत संकल्प यात्रा भी उत्तराखंड में, है ना, निकाला गया था। कहाँ पे निकाला गया था? मैम याद नहीं एग्जैक्ट। अच्छा, क्या है ये योजना, इसके बारे में जानकारी है? मैम 2047 तक जो भारत को जो 100 साल पूरे होंगे उसके एक विकसित राष्ट्र के रूप में हमें आगे बनाना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या क्या कैटेगरीज हैं, क्या पैरामीटर्स है जिस पे हम भारत को विकसित होते देख सकते हैं? जी मैम, 4 चीज़ों में फोकस उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ पे किया गया है, जिसको उन्हें युवा नाम दिया है, यूथ और नारी शक्ति पे, अन्नदाता पे और गरीब लोगों पे। इन लोगों की, अगर हम इन लोगों का डेवलपमेंट करें तो कहीं ना कहीं एक विकसित भारत की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आपने तो एग्रीकल्चर में पढ़ाई भी की हुई है ना? तो ये बताइए कि अन्नदाता के आजकल क्या क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं? मैम उत्तराखंड में या फिर भारत में? उत्तराखंड में। जी मैम, सबसे पहले वहाँ पे चकबंदी की समस्या है, क्योंकि खेत काफ़ी बिखरे हुए हैं और हमारे 90% जो फार्मर हैं वो मार्जिनल सेक्टर में आते हैं। और उसके बाद लोन्स की समस्या आती है, मार्केटिंग की समस्या आती है, जानवरों की समस्या में देखने को मिलती है, जंगली जानवर खेतों में आके नुकसान पहुंचा देते हैं। और मैम ये कुछ और पलायन की एक बहुत बड़ी समस्या नज़र में आती है कि लोग खेती करना नहीं चाहते। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो ये श्री अन्न योजना क्या है? श्री अन्न योजना मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्कीम है। तो उत्तराखंड का जो टोपोग्राफी है या जो एग्रीकल्चरल लैंड है, वो क्या श्री अन्न योजना की खेती, श्री अन्न के खेती के लिए सूटेबल है? जी मैम, सूटेबल हैं, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ सिंचाई की समस्या है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे मिलेट्स हैं उसके लिए हमें ज़्यादा क्रॉप्स की ज़रूरत, ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती नहीं है, खाद की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो की जा सकती है बंजर भूमि में भी, खासकर जो कम, जिनकी फर्टिलिटी कम है, हम वहाँ कर सकते हैं इसका। ठीक है, थैंक यू कुलश्रेष्ठ सर। कुलश्रेष्ठ, मोटे अनाज से ही कंटिन्यू करते हैं आप इस बात को। उत्तराखंड का मोटे अनाज के उत्पादन में कौन सा स्थान है भारत में? मैम सर, मडुए में 3rd पोजीशन उत्तराखंड। मैं ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। ओवरऑल सर मुझे अभी हाल ही में ये रिलीज हुआ है, सर ध्यान नहीं सर, चेक कीजिएगा। टॉप 10 में है सर, लेकिन यस टॉप 10 में है। ठीक है, कौन कौन सी नेचुरल फार्मिंग टेक्निक्स होती हैं? प्राकृतिक कृषि की पद्धतियाँ
जी अगर आप कुछ सर, बता जीरो पाएं। बजट नेचुरल फार्मिंग, जिसमें बीजामृत, जीवामृत, वापसा, मल्चिंग हम्म। ये सब की जा सकती है। ये अच्छा। नेचुरल फार्मिंग के तहत ही आएगी। उसके तो- बाद जो क्रॉप रोटेशन हम करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं नेचुरल फार्मिंग का एक तरीका होता है। क्रॉप रोटेशन, आर यू श्योर? नेचुरल फार्मिंग उसका एक टाइप है, मतलब पूरी तरीके से नहीं, लेकिन क्रॉप रोटेशन में हम मतलब की जा सकती है उसमें। आपने बात की जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जी इसके प्रणेता कौन है? एग्जैक्ट सर याद नहीं मुझे। अच्छा, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कैसे हेल्पफुल है? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग सर, फार्मर की हम इनकम को भी कहीं ना कहीं डबल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इनपुट कॉस्ट लगता है वो काफ़ी हद तक जीरो होती है, क्योंकि उसमें जो नेचुरल हम इनपुट्स जो होते हैं, जो जैसे गोबर हो, ये सब चीज़ यूज की जा सकती है, की जाती हैं। और साथ में क्या बोलते हैं, अभी इतना ही याद आ रहा है। बेसिक पिलर्स अभी आपने बात हाँ, किया ना, बीजामृत, जीवामृत हाँ, और जी, बीजामृत। जी। क्या होता है जीवामृत? सर वही exact कैसे पता है। बनाया जाता है? सर बनाने की प्रोसेस नहीं पता है। बीजामृत, शायद बीज का उपचार किया जाता है बीजामृत में। बीज का उपचार जीवामृत में शायद से जो गोबर, जो मल मूत्र होते हैं, इनके इस्तेमाल इनके माध्यम से तैयार किया जाता है इसे। क्या अगर हम पैन इंडिया लेवल पर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं जी तो क्या क्या चैलेंजेस हमको फेस करने को मिल सकते हैं? सर, सबसे पहले चैलेंजेस हमें इसमें ये देखने को मिल सकते हैं कि इसकी प्रोडक्टिविटी एकदम से गिर सकती है, क्योंकि कुछ सालों तक एकदम से नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ा नहीं जा सकता है। और फार्मर को भी हम एकदम से ये तैयार नहीं कर सकते कि आप इस चीज़ के लिए, क्योंकि फार्मर आज भी हम केमिकल यूज ही करते हैं अपनी खेती नहीं, में। पर किन कारणों से प्रोडक्टिविटी गिर क्यों सकती है? क्या हम नेचुरल फार्मिंग में क्या ऐसा करते हैं? सर नेचुरल फार्मिंग में क्योंकि गोबर की खाद की बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, उतना हम एकदम से डाल नहीं सकते। और कहीं ना कहीं सॉइल की भी कुछ अपनी, क्योंकि सॉइल काफ़ी समय से जो केमिकल्स हैं उनका यूज कर रहा है, तो शायद एकदम से चेंज होने में सॉइल की प्रॉपर्टी में भी कुछ changes ऑर्गेनिक हो सकते हैं। कंपाउंड बनने में थोड़ा टाइम जी। लगेगा सॉइल में, ये बात आप जी सर। इसमें बता सकते हैं। अच्छा ठीक है, क्या कहीं पर उत्तराखंड में ऑर्गेनिक फार्मिंग बड़े पैमाने पर प्रैक्टिस की जा रही है? सर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में की जा रही है, तो अभी पायलट लेवल पे की जा रही, बड़े लेवल पे तो नहीं की जा रही। और उत्तराखंड ने अपना स्वयं का भी जैविक कृषि एक्ट तैयार किया हुआ है। अच्छा, नैनीताल में किस चीज़ को जीआई टैग दिया गया है? सर नैनीताल का, सर एग्जैक्ट मुझे नैनीताल के किस प्रोडक्ट को दिया है, सर रामनगर की लीची को दी गई है, जो नैनीताल जिले में पड़ता है। नैनीताल में क्या मतलब, कैंडल सुना है आपने? हाँ, नैनीताल की मोमबत्तियों का भी फेमस है। तो मोमबत्तियों का उत्पादन क्यों वहाँ पर इतना अधिक हो रहा है? उसके लिए सर जो एग्रीकल्चर्स की जो एक जैसे किसान जो सेंटर होते हैं, उनके माध्यम से गांव-गांव जाके लोगों को इस चीज़ के लिए प्रेरणा दी जाती है कि आप मोमबत्तियों का उत्पादन कीजिए। अच्छा, अल्मोड़ा में कौन सा मेटल? पीतल, ताम्र नगरी से। ताम्र नगरी कहते हैं ना, क्यों जी। कहते हैं? सर वहाँ क्योंकि जो टमटा मोहल्ला वहाँ था, वो काफ़ी समय से इस चीज़ को बनाता था, जो तांबे के बर्तन वहाँ बनाए जाते थे, शायद इस वजह से उसे कहा जाता होगा। अच्छा, एक विशेष प्रकार की सॉइल का डिपोजिशन वहाँ देखा जाता है अल्मोड़ा में। जी, क्या कारण है कि वहाँ पर, मैं आपको नाम बता देता हूँ, पीट सॉइल। पीट सॉइल, जी। उत्तराखंड में और कहीं पर भी पीट सॉइल का डिपोजिशन सामान्यतः नहीं है, पर अल्मोड़ा में क्यों है? तो शायद पीट सॉइल जहाँ दलदल का एरिया होता है वहाँ पाई जाती है, बिल्कुल। अब बाकी सर एग्जैक्ट कारण अल्मोड़ा में ही क्यों पाई जाती है, सर इसका मुझे कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है। हिमालय फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है ये। जी सर, मध्य हिमालय में अल्मोड़ा पड़ता है, तो शायद कारण ये हो सकता है कि। ठीक है, थैंक यू। कुलश्रेष्ठ, आपके क्रिकेट में भी रुचि है जी। मुझे ये बताइए कि डीआरएस टेक्नोलॉजी क्या है? तो डीआरएस टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से हम चैलेंज कर सकते हैं कि हम आउट है कि नॉट आउट है। अच्छा, और स्पाइडर कैम क्या होता है? इस पर क्या? स्पाइडर कैम? स्पाइडर, सॉरी सर, ये नहीं पता आपको? अच्छा, अभी हाल ही में एक घटना हुई थी जिसमें टाइम आउट हो गए थे क्रिकेटर। जी जी जी। ठीक है, ये श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच था, एंजेलो मैथ्यूज। तो क्या हुआ था इसमें? सर एक फिक्स टाइम के अंदर एक खिलाड़ी के आउट होने पर दूसरे खिलाड़ी को ग्राउंड में आना पड़ता है, लेकिन क्या टाइम होता है ये? तो शायद 2 मिनट से कम होता है। क्या ये हर फॉर्मेट में 2 मिनट ही है, या किसी फॉर्मेट में 3 मिनट है, किसी में 2 मिनट सर है? एग्जैक्ट मुझे इस चीज़ की। अच्छा, ये बताइए कि इसमें मतलब जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, और क्रिकेट को कहा जाता है जेंटलमैन्स गेम, जी। तो ये क्या जेंटलमैन्स गेम में ऐसा होना चाहिए कि कोई टीम, जबकि पता था कि हेलमेट में कुछ दिक्कत थी, हेलमेट का स्ट्रैप टूटा हुआ था, और इस वजह से जो दूसरी टीम ने अपील किया, तो आपको क्या लगता है कि ये जायज़ था या फिर ये क्रिकेट का जो स्पिरिट है उसके खिलाफ था? सर नियमों के हिसाब से कहें तो ये होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट होता है, लेकिन अगर हम क्रिकेट स्पिरिट की बात करें या थोड़ा मतलब, तो नहीं होना चाहिए था। तो इसमें दोनों पहलू हम देख सकते हैं। आप तो क्रिकेट के वो हैं, आपको पसंद है क्रिकेट, तो अगर आप
को ये निर्णय लेना होता जी कि आप इसके लिए अपील करें या ना करें, जी आप क्या करते? और आपकी टीम को ये मैच जीतना बहुत ही ज़रूरी है। जी सर, मैच जीतना ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमें लगता है कि खिलाड़ी की प्रॉब्लम एक जेन्युइन प्रॉब्लम थी और उस सुनने लायक प्रॉब्लम थी, तो कहीं ना कहीं उसे मौका देना चाहिए था। मौका देते हैं और वही फिर खिलाड़ी हाफ सेंचुरी या सेंचुरी लगा देता है और आप हार जाते हैं मैच। फिर सर कोई नहीं, क्रिकेट में एक पक्ष जीतेगा एक पक्ष हारेगा, लेकिन क्रिकेट में एक स्पिरिट बनी रहनी चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। अभी जो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, कौन सी लोकसभा के चुनाव हैं? सर 17वीं नंबर की 17वीं या 18वीं? 17वीं शायद, ये आप देखिए, 18th नंबर की। 18 लोकसभा के चुनाव है। और मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में कौन जीत रहा है? सर इसमें सर ऐसा कह पाना अभी मुश्किल है कि कौन जीतेगा, क्योंकि अभी केवल 2 ही चरण पूरे हुए हैं, अभी 5 चरण होने और बाकी हैं। तो अंतिम पक्ष जो भी रहेगा वो हमें ठीक है, इलेक्शन की रिजल्ट ठीक है। अभी ईवीएम्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद चला जी। है कि ईवीएम्स होने चाहिए या हमें फिर से पेपर बैलेट की तरफ जाना चाहिए। जी। आपके विचार से क्या करना चाहिए? सर ईवीएम बेस्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एक मशीन है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा मान लेना कि उसमें गड़बड़ी हो सकती है, थोड़ा संभावनाएं उसकी कम होती हैं बैलेट पेपर के हिसाब से। अच्छा, ठीक है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि इज़राइल और हमास के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, जी इसमें भारत का क्या स्टैंड है? सर भारत का इसमें स्टैंड, दोनों देशों में पहले आपसी युद्ध को रोकने के लिए भारत ने प्रयास किया हुआ है, और भारत का ये मानना है कि दोनों देश मतलब मानवीय क्षति को ना पहुंचाएं और युद्ध को आपसी बातचीत के माध्यम से इसको समाप्त कर दें। अच्छा, भारत में जो भारतीय नागरिक वहाँ फंसे हुए थे, जी, उनको वहाँ से निकालने के लिए भी एक ऑपरेशन किया, जी। उसका क्या नाम था? ऑपरेशन अजय। ठीक है, ठीक है कुलश्रेष्ठ, आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। आइए, बैठिए। कुलश्रेष्ठ, ये पहला आपका इंटरव्यू होगा जी सर। कमीशन में? जी सर। ठीक है, साथ में और भी एग्जाम्स दे रहे हैं? जी सर। कौन सर कौन इससे से? पहले लोअर पीसीएस उत्तराखंड का दिया हुआ है। अच्छा, हाँ। उसमें भी इंटरव्यू दिया होगा? जी सर। कैसा रहा था? सर ठीक रहा था उसमें। कितना मिला इंटरव्यू में? सर 50 में से 29। 29 तो सही है। ओके। आज का कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस? सर थोड़ा मैं नर्वस ज़्यादा हो गया था, और थोड़ा मतलब मैं एग्जैक्ट कुछ चीज़ें रिकॉल नहीं कर पा रहा था, और मेरी पूरी तैयारी थी, क्योंकि मेरी इंटरव्यू की डेट अभी आई नहीं है। आई नहीं है ना, तो ठीक है, आपके पास समय है। देखिए, आप अच्छे कैंडिडेट हैं, ऑलरेडी आपको एक्सपीरियंस है कि आपने अच्छे नंबर भी स्कोर कर रखे हैं लोअर पीसीएस में, ठीक है। तो अब आपको उससे और थोड़ा बेहतर ही करना है, जी। और हम लोगों का ये मानना है कि आप अच्छा पोटेंशियल रखते हैं, ठीक है, टू स्कोर वेरी वेल इन इंटरव्यू। सिर्फ कुछ हल्के फुल्के सजेशंस हैं हमारे, तो उनमें आप ध्यान दे सकते हैं। पहला, कुलश्रेष्ठ ना, जब एंटर वगैरह करेंगे, फॉर्मली इंटरव्यू है, तो थोड़ा मतलब फॉर्मली एंटर करेंगे कि नॉक किया, परमिशन अच्छे से मांगिए और फिर आइए, और हड़बड़ी में मत रहिए, ठीक है, ना बैठने की ना किसी भी हड़बड़ी में। आप चेयर के पास खड़े होकर बोर्ड को ग्रीट करिए और उनसे वेट करिए कि वो बोलें आपको बैठने के लिए, तब बैठिए, उनका धन्यवाद करिए। फिर इसके बाद जब इंटरव्यू शुरू होता है तो ना आप बहुत अटेंटिवली सुनिए कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, और थोड़ा समय भी ले सकते हैं। रैपिड फायर नहीं है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा वहाँ से आपने आंसर दे दिया, क्योंकि ऐसे में क्या है ना कि कुछ चीज़ों को थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो शायद याद भी आ जाएगी, ठीक है। बट याद नहीं आता है तो आराम से ईमानदारी के साथ उसको बोल दीजिए कि माफ़ कीजिए सर, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं इसको देख लूँगा, या मतलब मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन में स्पेशली, ओपिनियन वाले तो आपको आंसर देने ही है, वहाँ लॉजिक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बाकी यही हम लोग को लगा कि ना थोड़ा सा आप फास्ट हैं, मतलब हरी में लगा कि हर क्वेश्चन का मतलब फटाफट जवाब दे के निकलना चाहते हैं, कोई ट्रेन छूट रही है ऐसा है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करेंगे कि थोड़ा सा, लेकिन नेचुरल इंस्टिंक्ट है अगर, तो बहुत ज़्यादा फिर उस पर परेशान नहीं होना है। मतलब बोलने की स्पीड को थोड़ा धीरे रखूं या? हाँ, और मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन जैसे पूछा गया है उसके बाद थोड़ा 2 सेकंड का पॉज लेकर फिर आंसर दीजिए, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा है कि नेचुरल आपका इंस्टिंक्ट वैसा नहीं है तो फिर नेचुरली जाइए, नेचुरल फ्लो से, ठीक है, क्योंकि इतना आपत्तिजनक नहीं है। फिर एक आध जगह ऐसा हुआ कि आपने क्वेश्चन को रिपीट किया, जैसे मैम ने पूछा कि विमेन लेड डेवलपमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, तो आपने पूरा शब्दों को दोहराया। ये जनरली अवॉइड कर सकते हैं, और बोलना ही है तो मन में, ठीक है। तो कभी कभी सोचने के लिए हम बोलते हैं, बोलते हैं, तो ये थोड़ा इंटरव्यू में
फॉर्मल क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन है तो उसमें थोड़ा ऑकवर्ड होता है, जी। ठीक है, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जनरली देखिए आप उत्तराखंड से आते हैं, जी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी और ओवरऑल आपके पर्सनालिटी और सारी चीज़ें पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, तो उसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ओनली थिंग इज़ यू नीड टू मेक श्योर कि आप बहुत जल्दीबाजी में, जैसे कि वो हुआ कि आप जो चीफ सेक्रेटरी वगैरह का नाम ले रहे थे ना, जी। तो मे बी थोड़ा सा वहाँ पॉज लेके बोलते तो शायद आप सही आंसर हाँ, मैं बता ही सोच देते पाता ना। था उनसे थोड़ा। हाँ हाँ, तो इसलिए मतलब बहुत बस एक ही हम लोगों की सलाह है कि हड़बड़ी में कुछ नहीं करना है, आराम से दीजिए, बहुत अच्छा थोड़ा होगा। नर्वस था मैं, एक तो पूरी तरीके से तैयार नहीं था इंटरव्यू के लिए, हाँ। क्योंकि मेरी भी डेट आई नहीं थी। अच्छा। तो मेरी तैयारी भी उस हिसाब से चल रही थी हाँ। कि डेट सेकंड फेज में आएगी या थर्ड फेज में आएगी। तो हम्म। जब डेट आई इसकी तो मैं एकदम से नर्वस था कि इतने बड़े पैनल के बीच में इंटरव्यू दे रहा अच्छा, हूँ। नहीं, तो वहाँ देखिए, वहाँ बिल्कुल नर्वस नहीं होना। और यहाँ तो देखिए मॉक इंटरव्यू का एम ही ये है कि आपको थोड़ा सा डायरेक्शन मिल जाए कि किन एरियाज़ में थोड़ा तैयारी और हमें करनी है, राइट। तो उत्तराखंड से जुड़े हुए जो भी करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं उनको ठीक से देख लेंगे, और ओपिनियन वाले में हमेशा मेरे ख्याल से एक बैलेंस्ड व्यू आप दीजिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ के साथ मैच करता हो, जी। ठीक है, इतना करेंगे तो बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।